बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के लास्ट 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के पहले 6 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ प्रोटॉन इज़ एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट्स। एक प्रोटॉन है, उसको हमने एक्सेलरेट करवाया और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट्स। तो हम गिवन डाटा के अंदर वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया गया है, इसकी वैल्यू 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से शो करते हैं। अब कहता है इट देन एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने दे दी है 1.0 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास है 1.0 वेबर पर स्क्वायर मीटर। आगे कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ प्रोटॉन। तो हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम आर से शो करेंगे वो हमने फाइंड करना है। आप जानते हैं जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर डिफ्लेक्ट करवा देती है। तो उस सर्कल का आपने रेडियस फाइंड करना है। अब उसने ना इस न्यूमेरिकल के डाटा के लास्ट के अंदर प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है। अगर नाम भी दे तो आपको प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू ज़ुबानी आनी चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम और इस तरह चार्ज हमारे पास ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कॉलम। अब क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, R इज इक्वल टू mv/qb। ये फार्मूला कैसे आता है, तो इसके लिए आपको जो इसके पार्ट 1 की वीडियो के स्टार्ट में फार्मूला मैंने आपको समझाए हैं वो आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूला में एक मसला है, वो ये कि हमारे पास m तो है, q भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो हमें पहले वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करके वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी मोशन की वजह से, और किसी भी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहा है इक्वल होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिससे हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv² होती है, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का स्केयर आप इधर रखें, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q × डेल्टा वी और m इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो देखिएगा v² हमारे पास इक्वल आएगा 2 × q की वैल्यू हमारे पास 1.6 × 10 की पावर -19 है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6 × 10 की पावर 5 ओवर मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.67 × 10 की पावर -27 है। चलिए अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। आप भी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके ज़रूर चेक कीजिए। तो हम 1.6 × 10 की पावर -19 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 10 की पावर 5 से और 2 से भी। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया कैलकुलेटर पे 1.92 × 10 की पावर -13 और बटे वाला जो हमारे पास 1.67 × 10 की पावर -27 है उसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ऊपर वालों को तीनों को हल करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। v² इज इक्वल टू, ये मेरे पास पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइडेड बाय 1.67 10 की पावर -27। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आया 1.15 × 10 की पावर 14। अब हमें वेलोसिटी का स्केयर ख़त्म करना है, तो आप जानते हैं कि स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं,
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वी स्क्वायर हमारे पास है 1.15 इंटू 10 की पावर 14। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये यहाँ पे कट जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो v हमारे पास आएगा। अब इसका अंडर रूट लेते हैं तो इसका अंडर रूट हमारे पास आया 10722409.24। ठीक है, इतनी बड़ी रकम कैलकुलेटर ने दे दी है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये इशारिया यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पहले इनसे के बाद ले आते हैं, यानी 1.07 इतना ही ठीक है। तो कितने इनसे पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 और 7 मीटर पर सेकंड लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगाते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एम वी ओवर क्यू बी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करने से, तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा, R इज इक्वल टू एम की वैल्यू। ठीक है, तो एम की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है 1.67 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप जानते हैं हमारे पास वहाँ पे गिवन डाटा में नहीं थी, इसलिए हमने ये इतना काम किया वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। ये आई 1.07 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, और बटे में हमारे पास Q है, तो Q की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मैथ की वैल्यू पुट करनी थी, तो मैथ की वैल्यू 1.67 10 की पावर -27 है। ये गलत लिखा गया है, इसको हम 27 ठीक कर लेते हैं, और Q की वैल्यू के अंदर -19 आता है। B हमारे पास कितना है, सिंपल 1 है, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वाला नंबर मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर में लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसका अंडर रूट लिया था। अब इसको ज़रब देता हूँ 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया 1.79 इंटू 10 की पावर -20, और बटे में क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब चूंकि ये मेरे पास कैलकुलेटर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया हुआ है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पे। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 0.1119, और रेडियस काउंट आप जानते हैं मीटर होता है। अच्छा, बुक के ऊपर इसका आंसर उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, तो आप भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटी 10 की पावर -2 होता है, तो इशारिया को आपको 2 इंच से आगे लेके जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 11.19। ठीक है, और 2 इंच से आगे गए तो 10 की पावर -2 और 7 मीटर लगा दें। इसको आप राउंड ऑफ मज़ीद कर सकते हैं, इसको आप 11.2 लिख सकते हैं, चूँकि 9 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, तो जब 5 से ग्रेटर वाला ड्रॉप करें तो पीछे वाले को एक इंक्रीज़ करते हैं। तो 11.19 को 11.2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 क्या होता है, सेंटी, और 7 मीटर वैसे का वैसे ही लगा दें। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फार्मूला आपके सामने मैंने वहाँ पे लिख दिया था, उसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, वो हमने यहाँ से इस तरीके से फाइंड की सिंपल वे में, और फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8 को भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। कहता है A proton enters in a uniform magnetic field of 0.3 Weber per square meter। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने यहाँ पे बता दी है, तो हम गिवन डाटा के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं, विच इज़ 0.3 वेबर पर स्क्वायर मीटर। आगे लिखता है इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 45 डिग्री पे एंटर हुआ,
तो हम लिख लेते हैं एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड थीटा से शो करते हैं एंगल को, और ये हमारे पास है 45 डिग्री। अगर लिखता है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन v से शो करेंगे विच इज 10 रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड। अब देखें, एक प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर होगा किसी एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, और आप जानते हैं जब भी किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज को सर्कल के अंदर डिफ्लेक्ट कर देती है। तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमसे फाइंड करवा रहा है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसको स्मॉल आर से शो करेंगे, हमने फाइंड करना है। अभी हम इससे पिछले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, रेडियस हमारे पास होता है mv/qb, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन का मास अभी हमने यूज़ किया था इससे पिछले न्यूमेरिकल में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको ज़ुबानी आना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही उसको सर्कुलर मोशन करवाने की वजह बन रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉजेज द सर्कुलर मोशन, तो इसलिए हमने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, v इंटू साइन थीटा। आपने कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है, वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। तो आइए पहले इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है उसको फाइंड करते हैं। सिंपल वेलोसिटी हमारे पास 10 की रेज़ पावर 4 है, और साइन एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है। तो इस तरह करते हैं कि साइन 45 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 10 की पावर 4 के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट आ चुका है 7071, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, 7071 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने चूंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला हम इससे पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ कर चुके हैं, दोबारा फिर इसको लिखते हैं r इज इक्वल टू m, ठीक है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओवर q इंटू बी। तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही इस प्रोटॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, तो हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर उसको कैलकुलेटर के ज़रिए मैं आपके सामने सॉल्व भी करूँगा। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, R इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास आया 7071, ओवर चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास दी गई है विच इज़ 0.3। ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1.67 10 की पावर -27, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7071 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1.18 इंटू 10 की पावर -23। अब नीचे वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -20। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला लिख लिया, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला लिख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 1.18 इंटू 10 की पावर -23 को डिवाइड करते हैं इस वैल्यू पे, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया 2.45 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 2.458, ठीक है, 5 के बाद 8 है तो मैं इसको फिर एक इंक्रीज कर देता हूँ, 2.46 इंटू 10 की पावर -4, और रेडियस काउंट आप जानते हैं मीटर होता है। तो अब देखें कितनी आसानी के साथ हमने इस रेडियस को फाइंड कर लिया है।
उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स की आपने खुद बार-बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आएगी, तभी आप पेपर्स के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएँगे। सिर्फ़ समझने से काम नहीं बनता, जब तक खुद न्यूमेरिकल ना करें तब तक नहीं होते। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल डायग्राम के रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आपकी बुक के ऊपर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। याद रखें, ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनके अंदर डायग्राम बनी हुई होती है स्टेटमेंट के अंदर ही, वो वाले न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अहम नहीं होते। लेकिन आइए फिर भी हम इसको समझते हैं। कहता है 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स, हमारे पास 3 रॉड्स हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं, मतलब इनकी लेंथ जो है वो फिर सेम होगी। L1, L2, L3 आर मूविंग इन डिफरेंट प्लेन्स विद द सेम स्पीड, और इन तीनों को हम डिफरेंट प्लेन्स में मूव करवा रहे हैं और तीनों की जो स्पीड है वो सेम है, विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ईच रॉड, यानी V1, V2, V3 पहले रॉड की वेलोसिटी, दूसरे की या थर्ड की, तीनों की हमारे पास क्या है 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो देखें यहाँ पे ना, ये हमारे पास अपवर्ड जो लाइनें बनी हुई हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये वाला एक्सिस उसने डायग्राम के अंदर x को शो किया, इसको y से शो किया और इसको z से शो किया। और ये हमारे पास 3 रॉड्स हैं। ये जो पहली रॉड है ना, इसकी लेंथ L1 है और ये मूव कर रही है इस तरफ, XY प्लेन के अंदर ये है, इसकी लेंथ L1। इसके बाद ये वाली हमारे पास सेकंड रॉड है और ये X और Z प्लेन के अंदर है, इसकी लेंथ हमारे पास L2 है। और ये वाली जो रॉड है थर्ड, ये हमारे पास पड़ी है Y और Z प्लेन में, इसकी लेंथ हमारे पास L3 है। आपकी बुक के ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं 3 रॉड्स हैं, पहली रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड। पहली रॉड XY प्लेन में है, सेकंड रॉड X और Z प्लेन में है और थर्ड रॉड हमारे पास Y और Z प्लेन में है, और तीनों जो है मूव कर रही हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी मैंने यहाँ पे बना दी है कि पहली जो रॉड है वो इस तरफ मूव कर रही है, सेकंड रॉड हमारे पास इस तरह ऊपर मूव कर रही है और ऊपर हमारे पास Z एक्सिस है, थर्ड रॉड भी हमारे पास ऊपर की जानिब मूव कर रही है। आगे कहता है द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ईच रॉड, यानी पहली या दूसरी या तीसरी, तीनों की लेंथ 60 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सेंटी को ख़त्म करने के लिए 100 पे तकसीम कर दे, विच इज़ 0.6 मीटर। आगे कहता है अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला इज डायरेक्टेड अलोंग z एक्सिस, यानी हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की उसने मैग्नीट्यूड दी है 0.5 टेस्ला हमें लिख दी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ अप्लाई की है, z एक्सिस। तो यहाँ पर ये अपवर्ड है और अपवर्ड उसने z एक्सिस को डायग्राम के अंदर शो भी किया हुआ है। आगे पूछता क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच रॉड। तो ये जितनी हमारे पास रॉड्स हैं तीनों की तीनों, इनके अंदर आपने जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है उसको फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच रॉड, यानी पहली रॉड की ईएमएफ ई1 वो भी हमने फाइंड करनी है, सेकंड रॉड की ईएमएफ और थर्ड रॉड की ईएमएफ हमने तीनों को फाइंड करना है। एंड इंडिकेट विच एंड ऑफ द रॉड इज़ पॉजिटिव, और जिस ये रॉड की ईएमएफ निकलेगी तो फिर उस रॉड की जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन बतानी है कि किसका एंड जो है वो पॉजिटिव होगा, ये भी बताना है। तो देखें, ये न्यूमेरिकल का डाटा था, इसमें हमें उसने तीनों रॉड्स की स्पीड दे दी, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तीनों की हमने लेंथ ऑफ ईच रॉड उसने दे दी, यानी तीनों की लेंथ दे दी 60 सेंटीमीटर, उसको हमने लिख लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, उसको लिख लिया, और हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड करनी है इन ईच रॉड, तो वो हमने यहाँ पे टू फाइंड के अंदर लिख लिया है। फॉर्मूला हम मोशनल ईएमएफ का यूज़ करेंगे, आप जानते हैं ईएमएफ हमारे पास होती है वी बी एल साइन थीटा। तो आइए अब बारी बारी हम तीनों रॉड्स की ईएमएफ को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं फॉर फर्स्ट रॉड। तो ये हमारे पास है जी फर्स्ट रॉड, ये वाली, और ये इस तरफ मूव कर रही है। तो अब देखिएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। तो चूंकि ये पहली रॉड है तो लिहाजा इसके साथ यहाँ पे भी हम 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। बी के साथ हम 1 2 नहीं लगाएंगे, चूंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीनों हमारे पास रॉड्स मौजूद हैं। अब
पहली रॉड के लिए एंगल क्या होगा? तो देखें यहाँ पे एंगल जो है ये है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की जानिब, और ये जो पहली रॉड है ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ। ये देखें इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी बुक के ऊपर जो डायग्राम है वहाँ से भी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये इस तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो हमारे पास एंगल कितना बना? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल बना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल कितना बन रहा है फर्स्ट रॉड के लिए 90 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते हैं। E1 इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास 2.5 है, चाहे पहली रॉड हो, चाहे दूसरी हो, चाहे थर्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने दी हुई है 0.5। लेंथ तीनों की सेम है विच इज 0.6, और यहाँ पे साइन हमारे पास 90 डिग्री आएगा। अब हम इन वैल्यूज को ये कैलकुलेटर के अंदर पुट करके सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2.5 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से और फिर मल्टीप्लाई किया 0.6 से, तो हमारे पास ये आंसर आया जी 0.75, यानी इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 आया। आप जानते हैं कि साइन 90 हमारे पास 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 0.75 आया और साइन 91, तो आखिरकार हमारे पास E1 आ चुका है 0.75 वोल्ट, ठीक है। तो पहली रॉड की EMF हमने फाइंड कर ली। अब सेकंड रॉड की EMF ऐसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला लगाएं EMF, इसके लिए EMF के साथ 2 लगा लें, V2 B L2 साइन थीटा, ठीक है। सेम फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, 1 के बजाय 2 लगा दिया क्योंकि सेकंड रॉड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंगल क्या बन रहा है। देखिए मैंने आपको बताया ये एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ये है सेकंड रॉड। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रही है और सेकंड रॉड भी अपवर्ड जा रही है। इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, ऊपर की जानिब है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसने डायग्राम के अंदर ऊपर शो की हुई है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। जब दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो आपस में पैरेलल कहलाती हैं, और एंगल आप जानते हैं 0 डिग्री होगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। तो पुट करते हैं वैल्यूज। E2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, ठीक है, 2.5, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है हमारे पास 0.5, लेंथ भी सेम है हमारे पास 0.6, यानी ये पहली तीनों वैल्यू सेम है। अब सिर्फ आपने यहाँ पे साइन 0 डिग्री पुट करना है। तो भाई साइन 0 डिग्री आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, तो EMF 2 आएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 0.75 आता है, और साइन 0 हमारे पास 0, तो EMF जो है वो आएगी 0। तो इस तरीके से पैरेलल वाले केस के अंदर EMF मिनिमम होती है, EMF प्रोड्यूस नहीं होती। थर्ड रॉड के लिए हम EMF का फार्मूला लगाते हैं। EMF का फार्मूला सेम होगा V B L साइन थीटा, और ये चूंकि थर्ड रॉड है तो E3 होगा, V के साथ भी 3 लगाएंगे और लेंथ के साथ भी 3 लगाएंगे। देखें इस केस में एंगल क्या है जी, ये हमारे पास थर्ड रॉड है, ये अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, यानी कि इस रॉड की वेलोसिटी भी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ही हम लेते हैं। जब सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। E3 इज इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू वही है हमारे पास 2.5, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फिर हमारे पास वही 0.5, और लेंथ हमारे पास 0.6, और यहाँ पे साइन एंगल हमारे पास इस केस में 0 डिग्री है। अब यहाँ पे आप दोबारा फिर हिंट दे दें कि हमारे पास साइन 0 डिग्री जो है वो 0 ही होता है। तो EMF 3 हमारे पास आई, इन तीनों को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया था, 0.75 आया, और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो EMF जो है थर्ड रॉड के अंदर भी इंड्यूस नहीं हुई, जो कि 0 वोल्ट आई। तो ये हमने तीनों रॉड्स की EMF फाइंड कर ली है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, जस्ट आपने 3 दफ़ा EMF के फॉर्मूले लगाए और तीनों रॉड्स के लिए जो एंगल बन रहे थे वो पुट किए, तो आपने तीनों EMFs जो है वो फाइंड कर ली रॉड्स की। सिंपल न्यूमेरिकल है, डायग्राम वाला है, पेपर में तो हो सकता है ना आए, लेकिन मैंने सोचा आपको समझा देना चाहिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 10 एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कहती है
एन EMF ऑफ 0.5 वोल्ट इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटल रॉड। एक मेटल रॉड के अंदर 0.5 वोल्ट EMF इंड्यूस हुई, तो हम गिवन डाटा में लिख सकते हैं हमारे पास जो इनिशियल EMF है जिसको हम E1 से शो करेंगे 0.5 वोल्ट है। मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। आप जानते हैं जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें EMF इंड्यूस होती है। तो इस मेटल रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4 टेस्ला। तो ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको B1 से शो करेंगे विच इज 0.4 टेस्ला। अब आगे कहता है इफ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट हैज़ टू बी इंड्यूस्ड। अगर हमने EMF 1.5 वोल्ट इंड्यूस करवानी हो, तो अब ये हमारे पास फाइनल EMF है, इसको E2 से शो करेंगे 1.5 वोल्ट। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड फॉर दैट। तो हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, तो हमने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड यानी B2 मालूम करनी है। तो देखें हमारे पास अगर हमने 0.5 वोल्ट की EMF इंड्यूस करवानी हो तो 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड 1.5 वोल्ट इंड्यूस करानी हो तो फिर हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी वो हमने बतानी है। अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जिस तरह के स्पीड है, एंगल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, वो सारे के सारे सेम हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, ये इनिशियल EMF, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इनके साथ E1 और B1 से हमने शो कर लिया, और ये हमारे पास फाइनल EMF है जिसको हमने E2 से शो किया, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमने मालूम करनी है। फार्मूला हम EMF का यूज़ करेंगे, मोशनल EMF का फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू VBL साइन थीटा। अब क्योंकि हमारे पास दो EMF हैं, लिहाजा हमें इस फार्मूला को दो दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। इनिशियल EMF इज़ गिवन एज, EMF का फार्मूला वही वाला VBL साइन थीटा। ठीक हो गया। अब इनिशियल है तो E के साथ 1 लगा दें और B के साथ 1 लगा दें। बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं, उनके साथ 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इस तरह फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास E2 है, तो EMF का फार्मूला होता है VBL साइन थीटा। ओके हो गया। तो हमने EMF का फार्मूला इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए यूज़ किया। अब जो इनिशियल EMF वाला फार्मूला है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, और फाइनल EMF वाले फार्मूले को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे, तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम तकसीम करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं डिवाइड किस तरह किया जाता है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड। तो इसकी लेफ़्ट साइड E1 ओवर इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड हमारे पास E2 है, इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट साइड VB1L साइन थीटा ओवर हमारे पास इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड VB2L साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे V से V कटेगा, L से L कटेगा, साइन थीटा सेम फैक्टर्स ऊपर नीचे हों तो आप जानते हैं वो कट जाते हैं। तो ये हमारे पास आया E1 ओवर E2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2। अब क्योंकि हमने B2 मालूम करना है तो उसको हम सेपरेट करेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो B2 इधर हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर चला गया। B1 इन दोनों को इधर ले आए, ये इधर तकसीम हो रहा है, बटे में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा E2, और E1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, B2 को उधर ले गए और इन दोनों को इस तरफ ले आए, और जब इस तरफ लाए तो इस तरफ आकर ये दोनों उल्ट हो जाएंगे। अब हमने B2 मालूम करना है और उसका फार्मूला हमारे पास साइड पर हो चुका है। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने से तो B2 हमारे पास इक्वल आएगा, B1 की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, E2 की वैल्यू हमारे पास 1.5 है ओवर E1, ठीक है, E1 हमारे पास है 0.5। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हमारे पास आया 0.6, और बटे में हमारे पास है 0.5। ठीक हो गया।
अब इस तरह करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आया 1.2। तो हमारे पास जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई 1.2 वोल्ट। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, यानी कि अगर हमें 0.5 वोल्ट इंड्यूस करवानी है ईएमएफ तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, 0.4 टेस्ला। और अगर हमने ईएमएफ 1.5 वोल्ट इंड्यूस करवानी है तो फिर हमें 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। तो ये सेम इसी तरह का हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 भी किया था और ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है। दोनों न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है A charged particle moves through a velocity selector at constant velocity of 4.96 into 10 की power 4 meter per second in a direction perpendicular to both electric field and magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के अंदर और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ये है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर भी है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, उसको हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v से शो करेंगे विच इज़ 4.96 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0.114 टेस्ला। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इतनी हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है, इसको बी से शो करेंगे 0.114 टेस्ला हमारे पास है। पूछता है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से शो करेंगे, हमने फाइंड करना है सो दैट द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, ताकि जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड हुए मूव करे। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू वी बी, वेलोसिटी सिलेक्टेड मेथड के अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्योंकि वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ पे B को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा V इंटू बी। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन इन वेलोसिटी सिलेक्टर इज। देखें, जब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब इक्वल हो जाती हैं तो फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्ट हुए मूव कर सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का फार्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं क्यू ई के इक्वल होता है और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्यू वी बी होता है। यहाँ पर इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो ई हमारे पास आएगा वी इंटू बी, और यही फार्मूला मैंने वहाँ पे फार्मूला यूजिंग के अंदर लिख दिया था। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करने से, तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 4.96 इंटू 10 की पावर 4 और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.114 टेस्ला। अब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वैल्यू है 4.96 10 की पावर 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.114 से, तो ये हमारे पास आंसर है यहाँ पर 56544। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है। इस आंसर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें इशारिया पहले हिस्से के बाद होना चाहिए। तो हम इशारिया को 5 पॉइंट यानी इस 5 के बाद लगा रहे हैं 65। अब इशारे के बाद 2 हिस्से चले ले लेते हैं, तो कितने हिस्से हम इशारिया पीछे आए 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आएगा और साथ लिख दें न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। जस्ट आपको यह फार्मूला आना चाहिए, वैल्यूज उसने दी हैं, पुट करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल भी एक डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते,
लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है पी क्यू ऑफ लेंथ 2 मीटर और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 2 मीटर है। तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर या रॉड, इसको स्मॉल एल से शो करेंगे और ये हमारे पास है 2 मीटर इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलरली और इसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0.5 टेस्ला और चूँकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो हमारे पास एंगल क्या होगा 90 डिग्री। आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल है और ये जो रॉड है ये इस तरीके से वर्टिकल पड़ी हुई है तो परपेंडिकुलर ही रखी हुई है। आगे लिखता है द रिजल्टिंग फोर्स ऑन द कंडक्टर इज 1 न्यूटन एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इस रॉड के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स उसने दे दी जिसकी वैल्यू है 1 न्यूटन और ये फोर्स किस तरफ लगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर यानी अंदर की जाने फोर्स लगी इस तरीके से इनवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके रॉड के अंदर जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन भी फिर बतानी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल हमने करंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पे किसी भी कंडक्टर या रॉड के ऊपर लगने वाली फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम करंट को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यूजिंग, हम लोग यूज़ करेंगे इसी फार्मूला को यानी कि F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब क्योंकि हम लोगों ने तो आई फाइंड करना है यानी कि करंट फाइंड करना है तो करंट को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। एफ वैसे ही लिख लें, करंट के साथ एल बी साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा एल बी इंटू साइन थीटा और इस तरफ हमारे पास करंट रह गया। अब इसको तरतीब से लिख लें यानी करंट हमारे पास आया एफ ओवर एल बी साइन थीटा। चलिए अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हम आंसर ला सकें। तो ये हमारे पास बनेगा करंट इज़ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमारे पास 1 न्यूटन है तो इसको आप 1 पुट कर दें। ओवर लेंथ हमारे पास 2 मीटर है तो इसको आप 2 पुट कर दें। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.5 इसको 0.5 लिख दें। साइन और थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये करंट हमारे पास क्या आएगा 1 वैसे ही लिख लें। साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है और 2 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 ओवर 1 इसको आप सिंपल 1 लिख लें और तो करंट हमारे पास आ गया 1 एम्पेयर। अब हमने इस करंट की डायरेक्शन भी बतानी है तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपने अपने थंब और इन 2 फिंगर्स को इस तरीके से ओपन करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएँ। तो जो आपकी फिंगर है ना ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए और ये वाली जो फिंगर है ये फोर्स की तरफ होनी चाहिए तो अंगूठा जो है वो करंट को शो करेगा। आइए इसको अप्लाई करते हैं। ये जो हमारी फिंगर है ये किस तरफ होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इस फिंगर को हमने इधर कर लिया और ये वाली फिंगर जिस तरफ फोर्स लग रही है तो फोर्स हमारे पास लग रही है इनवर्ड इसलिए इसको इनवर्ड कर लिया। अगर फोर्स आउटवर्ड लग रही होती तो फिर हम इसको इस तरीके से आउटवर्ड करते। और इस रॉड को फोर्स इनटू द प्लेन लग रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फोर्स एक्ट हो रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो थंब है वो किसको शो करेगा? करंट को। तो थंब जो है वो अपवर्ड जा रहा है यानी अपवर्ड का मतलब है Q से P की तरफ। तो यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अभी हमने यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो राइट हैंड रूल के मुताबिक द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम, ये ऊपर की जानिब थंब था तो Q से P की जानिब, फ्रॉम Q टू P। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है जो खुद करने से आती है,
यानी आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर न्यूमेरिकल समझ तो लिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप पेपर में न्यूमेरिकल्स करने के काबिल नहीं हो पाएँगे। तो लिहाज़ा अब आपकी बारी है, बुक उठाइए, पेन उठाइए, अपना रजिस्टर उठाइए और कैलकुलेटर लीजिए। तो इन न्यूमेरिकल्स को बार-बार सॉल्व कीजिए, इनकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे खुशी है कि आपने मेरे साथ मिलकर इन न्यूमेरिकल्स को समझा, सीखा। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।